आज हम लोग बात करेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या है, इसके बारे में पूरा अध्ययन किया जाएगा आज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछ दिया जाता है कि जैसे कि दर्पण सूत्र है क्या, पहले ये जान लेते हैं, फिर मैं पूरा बताता हूँ उसके बारे में। दर्पण सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला ठीक है, ये क्या है? तो ये जो हमारे सामने एक समीकरण लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं मिरर फार्मूला। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, लिखा हुआ है कि जहाँ v का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ओके, u का मतलब क्या है, वस्तु की दूरी। f का मतलब क्या है, फोकस दूरी। ये सबका अलग अलग मीनिंग है। u मतलब वस्तु की दूरी, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी और f मतलब फोकस की दूरी। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टि से। ये प्रश्न आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। बोलेगा दर्पण सूत्र को सिद्ध करें, या फिर बोल सकता है कि 1/v, इसको लिख देगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करे कि होता है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक फ़ोटो बनाना है। फ़ोटो कैसे बनाना है, एक कंडीशन लेना है। ये कंडीशन मैंने आपको बताया है, अनंत और सी के बीच प्रतिबिंब को बिंब को रखना है। बिंब मतलब वस्तु को रखना है। यहाँ पे अनंत दिखाना नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है। तो अनंत और जो है सी के बीच हमें एक फ़ोटो बनाना है। फ़ोटो कैसे बनाएंगे आप लोग, जैसे सेम टू सेम इसमें दिया गया है वैसे ही बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो पहले एक दर्पण बना लेंगे। ये कौन सा दर्पण है बाबू, तो ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, पहले एक दर्पण बना लेंगे, कलई कर लेंगे। उसके बाद एक प्रधान अक्ष होगा जिसमें सी होगा, एफ होगा और पी होगा। वस्तु जो है अनंत और सी के बीच में रखेंगे। ये हमारा हो गया वस्तु, अनंत और सी के बीच में है। प्रकाश किरण जा रही है, दर्पण से टकरा रही है और फोकस से मुड़ जा रही है, जैसे कि मैंने बताया था, मुड़ रही है। राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर मैंने बताया था कि सी से जाएगी तो सी से ही वापस आ जाएगी, मतलब इस लाइन से जाएगी तो इसी लाइन से वापस आ जाएगी। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। सी से जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। तीनों लाइन समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे प्रतिबिंब हो गया आई बी, जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी वो क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। अब देखिए पी से एफ तक की दूरी को बोलते हैं एफ। ठीक है, और ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब से आई बी प्रतिबिंब हो गया ना, प्रतिबिंब से ये काटा हुआ स्थान प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब से पी तक की दूरी जो हो गया हमारा हो गया वी, और ये हो गया वस्तु। तो ए ओ मतलब ओ से लेके पी तक की जो दूरी हो गया हमारा हो गया यू। यू मतलब वस्तु की दूरी। ठीक है, अब थोड़ा सा फ़ोटो को हम देखते हैं कि फ़ोटो में क्या क्या है। दिखाया गया है कि चित्र में एक अवतल दर्पण दिखलाया गया है। अवतल दर्पण क्या है कि इसका जो परावर्तक सतह है अंदर की तरफ धंसा हुआ है। ठीक है, तो चित्र में एक अवतल दर्पण दिखलाया गया है। ए वो वस्तु है, जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि जो ए वाला पार्ट है ये वस्तु है। वस्तु हमेशा बाईं ओर रहेगा, दर्पण के सामने रहेगा बाईं ओर। जो अनंत तथा सी के बीच में है। दर्पण से परिवर्तन के बाद वास्तविक, उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच में बनता है। ये आपका कौन सा कंडीशन है, ये आपका चौथा या पांचवा कंडीशन है। जब दूसरा कंडीशन है आपका, ये दूसरा कंडीशन है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का, कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच में होगा तो क्या होगा, उसी कंडीशन को यहाँ पे दिखलाया गया है। तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा भाई, तो सी तथा एफ के बीच में बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब जो है आई बी है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रतिबिंब आई बी है। तो यहाँ देखा, ये प्रतिबिंब आई बी है हमारे सामने, ये वाला प्रतिबिंब आई बी है ना।
बस वही उसी को बताया गया है। नीचे लिखा गया है कि M से Q लंब डाला गया है। देखिए यहाँ पे M एक पॉइंट है जहाँ पे A जो किरण है जो एक किरण है आके जहाँ टकरा रही है वहाँ M एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से Q एक लंब डाल दिया गया है, ठीक है, लंब डाल दिया गया 90 डिग्री के कोण पे एक रेखा खींच दिया गया है Q, ठीक है, अपने मन से खींचा गया है, इसका कोई रोल नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि OP बराबर U है। नीचे के फोटो में बताया गया है कि OP मतलब दर्पण का जो ध्रुव होता है उसको केंद्र बिंदु मान लिया जाता है। चिन्ह परिपाटी में मैंने आपको बताया था कि दर्पण का जो ध्रुव है उसको केंद्र बिंदु मान लेते हैं। तो दर्पण के ध्रुव से O यानी वस्तु की दूरी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, U, ठीक है। फिर दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं क्या, V, ठीक है। और P से मतलब दर्पण के ध्रुव से F तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, तो उसको क्या बोलते हैं, F। और यहाँ पे एक और लिख दीजिए, अगर CP का मान पूछ देगा, CP का वैल्यू भी होता है तो 2F होगा, 2F CP। A हो गया C से P तक की दूरी, मैंने बताया था ना कि C से जो P तक की दूरी होता है उसको बोलते हैं फोकसांतर यानी R। C से P तक की दूरी को बोलते हैं फोकसांतर R, और R बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा 2F, 2 गुना फोकस दूरी का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को दिया गया है। फिर आगे क्या है, समरूप त्रिभुज AOC तथा BIC में AO है और ये A है, ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। समरूप त्रिभुज AOC और BIC में AOC कहाँ है, त्रिभुज AOC हमारे पास इधर है, और BIC कहाँ है, तो BIC ये जो प्रतिबिंब है, जो किरण है ना, 2 त्रिभुज बना रहे हैं जो एक दूसरे के समरूप हैं। तो हमें क्या मिलता है, A वाला लाइन और A वाला लाइन एक दूसरे के बराबर होगा ना, तो हम क्या लिखेंगे, AO बटा में IB लिख दिए, AO बटा में IB। फिर इसका एक साइड और बराबर होता है तभी वो समरूप होगा, ठीक है। तो A वाला साइड OC बटा में IC, तो ये हो गया OC बटा में IC। अब उसके नीचे देखिए कह रहा है कि AO बटा में IB सेम टू सेम, और OC को लिख दिया है OP माइनस CP। अब OP देखिए, OP कहाँ से कहाँ तक है, फोटो में देखिए आप, यहाँ पे देखिए, ऊपर में ही देखिए, ऊपर में कितना बार फोटो बनाएंगे, यहाँ पे देखिए OP, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया टोटल लाइन OP, ठीक है। और इसमें से ये टोटल लाइन हो गया, मान लीजिए टोटल लाइन हो गया OP, ठीक है। अब बीच में एक पॉइंट यहाँ पे C है, ठीक है ना। तो ये टोटल लाइन में से मतलब टोटल लाइन हो गया OP, और इसमें से इतना लाइन घटा लेंगे, CP घटा लेंगे, तो कितना बचेगा, इतना बचेगा। इतना मतलब क्या, इतना का मतलब है O और C बचेगा, क्या बचेगा, O और C, यानी कि जो हमारा यहाँ पे OC है उसकी जगह पे हम OP माइनस CP लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। बड़े वाले लाइन में से छोटे वाले लाइन को माइनस किया गया है। फिर है IC। अब फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको इसके साथ नहीं लिखना है, ये बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। दूसरा है हमारा IC। अब ध्यान दीजिए, एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है हमारा। तो अगर C से P तक की दूरी है, टोटल लाइन एक है C और एक है P, ठीक है, और बीच में यहाँ पे एक पॉइंट है I। अगर टोटल लाइन में से जो कि है CP, उसमें से अगर हम IP को घटा लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक घटा लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, IC बचेगा ना। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, IC के जगह पे CP माइनस IP लिखा हुआ है, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार समरूप त्रिभुज MQF और BIF में हम लोग यहाँ पे एक लंब इसलिए खींचे क्योंकि ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है दोनों समरूप हो जाए, जिससे हमें वो मिले जो हमें पहले वाले में मिला है। जहाँ पे
ए वाला जो लाइन है हमारा वो इस वाले लाइन का जो है, इस वाले लाइन का जो है बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम क्यू बटा में आई बी, और सेम टू सेम क्यू एफ बटा में आई एफ, क्यू एफ बटा में आई एफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ए वाला क्यू एफ आई एफ के बराबर हो जाएगा, ये क्यू एफ ये आई एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार तो क्यू एम जो है वो ए ओ के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, क्यू एम जो है क्यू एम ये देखो क्यू एम जो है, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वही यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी है, दो समांतर रेखाओं के बीच। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ये हम कैसे कह रहे हैं कि दोनों के बीच में जो दूरी है वो हमेशा एक ही रहेगा, तो हमेशा ध्यान रखिए। दो समांतर रेखाएं होकर खींची जा रही है, तो यहाँ पे जो दूरी होगी दोनों रेखाओं के बीच, वही दूरी यहाँ पे भी होगी, वही दूरी यहाँ पे भी होगी, वही दूरी यहाँ पे भी होगी। मतलब अगर 4 सेंटीमीटर यहाँ दूरी है तो यहाँ भी 4 होगी, यहाँ भी 4 होगी, यहाँ भी 4 होगी। तो अगर ये इसके और इसके दोनों की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। यही कहने का मतलब है। ठीक है, तो अगर इस तरह से देखा जाता है तो क्यू एम जो है, क्यू एम या इसको एम क्यू ही लिखिए, क्यू एम आपको कन्फ्यूजन करेगा। यहाँ पे देखिए एम क्यू जो है वो बराबर होगा ए ओ का, इसलिए एम क्यू की जगह पे हम लिख दिए ए ओ और आई बी, और इसकी जगह पे क्यू एफ जो है ना, ये पूरा लाइन खींच दिया हमारे सामने। ये देखो पूरा लाइन खींच दिया, पूरा लाइन खींच दिया हम। यहाँ हो गया आई नहीं, यहाँ पे हो गया एफ और ये हो गया पी। एक सेकंड, क्या है हमारे सामने, पी एफ है, हाँ पी एफ है, पी एफ तो है, आई पी माइनस पी एफ हो जाएगा। ये देखिए, तो आई से हमारा कहाँ तक जाएगा लाइन, आई से जाएगा हमारा पी तक, ए आई हो गया और ये हो गया पी, बीच में क्या है एफ। तो आई पी टोटल लाइन हो गया, उसमें से पी एफ घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, ए वाला लाइन बचेगा ना। वही सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया गया है, उसको थोड़ा सा तोड़ के लिखा गया है सिद्ध करने के लिए। तो आई पी माइनस पी एफ हो जाएगा। ये दोनों तो बराबर हो गया, इसका भी बराबर हो गया और समीकरण 1 का भी बराबर हो गया। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, दोनों का बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से लेंगे तो ये दोनों एल एच एस तो बराबर हो जाएगा, आर एच एस को बराबर कर देंगे। करने के बाद चिन्ह परिपाटी में हमने पढ़ाया है बाबू, चिन्ह परिपाटी में हमने क्या पढ़ाया हुआ है, चिन्ह परिपाटी में हमने पढ़ाया है, एक सब माइनस में आपको दिख रहा होगा, क्योंकि दर्पण के जो ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, और सारे के सारे मान हमारे किस तरफ हैं, लेफ़्ट साइड में है, मतलब बाईं तरफ है। ये देखिए चिन्ह परिपाटी कहता है, यहाँ पे देखिए दर्पण के जो सार, इधर कुछ है, इधर प्लस में है, और इधर का जो टोटल है ये सब माइनस में है, द चिन्ह परिपाटी कहता है। तो इधर देखिए कोई भी चीज़ ये दर्पण के पीछे है नहीं है, तो इसीलिए वो प्लस और माइनस लिखिएगा मत। ये जो प्लस और माइनस जो है ना, ये लिखिएगा मत, मैं बस बताने के लिए आपको कह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये चिन्ह परिपाटी में ये जो लेफ़्ट साइड है हमारा, लेफ़्ट वाला साइड, और ये राइट वाला साइड, तो राइट वाला साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगा और लेफ़्ट वाला साइड हमेशा नेगेटिव रहेगा। सारे मान जो है हमारे सब लेफ़्ट साइड में है, इसलिए लेफ़्ट साइड में सभी मान क्या हो गए हमारे, नेगेटिव हो गए। समझ में आया, सभी के सभी मान नेगेटिव हो जाएंगे। राइट साइड में होने पे कोई भी मान नेगेटिव नहीं होगा, सभी पॉजिटिव में रहेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ओपी, ओपी मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यू मानते हैं और ये माइनस में है। आईपी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। देखिए ओपी क्या है, ओ से लेकर, ओपी मतलब क्या हो गया, ओ से लेकर के पी तक की दूरी, ओ से लेकर के पी तक की दूरी, तो ये तो वस्तु की दूरी हो गया ना, और ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी, और ये हो गया फोकस दूरी। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये तो आपको मैंने बहुत पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो ओपी मतलब वस्तु की दूरी, आईपी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, पीएफ मतलब फोकस दूरी, और सीपी मतलब मैंने बताया कि एक चीज़ छूट गया है, सीपी मतलब क्या होता है, सीपी मतलब पूरा का पूरा दर्पण का जो है त्रिज्या है, गोलीय दर्पण का पूरा त्रिज्या यानी आर, और आर का वैल्यू क्या होता है 2f, मैंने ऊपर में ही बताया आपको, इसलिए यहाँ पे 2f लिखा गया है सीपी का मान। तो सीपी का मान 2f है, और ऊपर के जितने भी मान हैं
ऊपर के जितने भी मान है ना, ये सारे मान को हमें इस समीकरण में पुट कर देना है, रख देना है। तो ओ पी की जगह पर माइनस यू, सी पी की जगह पर -2f, सी पी की जगह पर -2f, आई पी की जगह पर -v, ठीक है ना। उसके बाद पी एफ की जगह पर -f, आई पी की जगह पर -v और पी एफ की जगह पर हो जाएगा आपका -f, ठीक है। सभी अंदर ब्रैकेट लिखेंगे क्योंकि माइनस में है। ब्रैकेट हटाने पे क्या हो जाएगा, -u, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, +2f, 2f बटा में हो जाएगा -2f और ये माइनस मिल के इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे निकाल देता हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिर देखिए ये वाला माइनस मिल के इधर क्या हो गया, प्लस हो गया। ये माइनस अकेले है तो यहाँ पे अकेले, ये माइनस और ये माइनस मिल के क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस मिल के यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको क्रॉसली गुना कर देंगे, इसमें इससे कर देंगे और इसमें इससे कर देंगे। तो पहले इसको इससे करेंगे, कैसे होगा, -u -v, u भी -u प्लस f, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस uf। फिर 2 का गुना होगा 2f -v, तो -2vf। फिर 2f का f से 2f², ठीक है ना। फिर इससे उल्टा इससे गुना हो जाएगा, इससे गुना होगा तो क्या होगा, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 2f गुना f 2f²। फिर v को f से गुना होगा, प्लस हो जाएगा माइनस और हो जाएगा vf। ये देखिए ये 2f² यहाँ पे भी प्लस है ना, और यहाँ पे भी प्लस ही है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास क्या उसके बाद 2-2vf है और यहाँ पे भी -vf है, तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। तो 2vf में से एक vf कटेगा तो क्या बचेगा, ओनली vf बचेगा, uf और क्या बचा, vf। बराबर में कुछ बचा, क्योंकि हम सारा का सारा किधर लेके चले गए, लेफ्ट साइड में लेके चले गए, कुछ नहीं बचा। तो इसको क्या करेंगे, uf को इधर छोड़ देंगे और सारे पॉइंट को प्लस में करने के लिए हम बराबर के इस तरफ लेके आएंगे। ये हमारे पास मान बचेगा, ये मान बचेगा सब करने के बाद। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ uvf से भाग दे देंगे। तो देखिए uv बटा में uvf, uf बटा में uvf, vf बटा में uvf, काटेंगे तो uv खत्म, 1/f हो जाएगा, यहाँ uf कट जाएगा, 1/में v हो जाएगा, यहाँ vf कट जाएगा, 1/में ये u हो जाएगा। इस प्रकार एक पूरा का पूरा समीकरण हमारे पास आ जाएगा और समीकरण क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो आपको ये पूरा का पूरा बनाना होगा। ये 5 नंबर के सवाल में आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करें, और दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए आपको पहले ये फिगर बहुत ही साफ सुथरा बनाना होगा। ये वाला फिगर जो मैंने शुरू में बनाए थे ना, वो फिगर शुरू में बना लेना है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको बताने के चक्कर में थोड़ा सा इसको वो कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। तो ये आप ये स्टार्टिंग में वीडियो को स्टार्ट करके इस फिगर को, जो कि एक्यूरेट फिगर था, उस फिगर को बनाना है, उसके साथ ये लिखना है, और लिखने के साथ ये टोटल चीज़ लिख के अगर आप प्रूफ करते हो बढ़िया से, तो आपको 5 में 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके साथ एक और सेशन होता है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। वो आवर्धन क्षमता कहते हैं, आवर्धन ही कहते हैं, ठीक है। आवर्धन होता क्या है, इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग अंग्रेजी में। तो ये क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2, ठीक है, तथा बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब तो प्रति मतलब उसका छाया, और बिंब माने वस्तु, तो बिंब या वस्तु की ऊंचाई को h1 जिसे बोलते हैं, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। तो कोई पूछेगा आपसे आवर्धन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, और इसे m के द्वारा सूचित किया जाता है, हमेशा याद रखना है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत बढ़िया से दिखाया गया है, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई हमने क्या माना था, h2, और बिंब की ऊंचाई मैंने क्या माना था, h1। तो इसको इसके शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। फिर चिन्ह परिपाटी में प्रतिबिंब, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कि चिन्ह परिपाटी में प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ऋणात्मक तथा बिंब की ऊंचाई u धनात्मक होता है। ये सवाल आपके अंदर उठना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। मैंने बताया था आपको पढ़ाते टाइम कि
चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि ऊपर की तरफ जाओगे, मतलब तीर का निशान ऊपर की तरफ रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, और तीर का निशान नीचे की तरफ रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमेशा आप देखेंगे कोई भी प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए हम एक स्थिति की गणना करते हैं जो ऊपर के चित्र में मैंने बता रखा है, उसी स्थिति की गणना करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दर्पण है, दर्पण कौन सा हो गया, MN, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए, इसको कॉपी पे आप लिखिएगा नोट करके, इसको मेन पॉइंट में नहीं डालना है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे P हो गया, ये F हो गया और ये हो गया C के बाद कोई वस्तु है जो अनंत पे है, प्रकाश की किरणें जा रही है, टकराने के बाद फोकस से लौट रही है, C से कोई किरण जा रही है और C से ही वापस आ रही है, ठीक है, आ रही है ना C से। अब ये हो गया वस्तु हमारा AO, इसका तीर कहाँ है, इसका तीर कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक, ठीक है। और ये देखिए प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब का नीचे का की तरफ तीर होगा, ये IB जो है हमारा प्रतिबिंब हो गया, इसका तीर नीचे की तरफ क्या रहेगा, इसलिए क्या होगा, ऋणात्मक। चिन्ह परिपाटी ऐसा कहता है कि लंबवत ऊपर की तरफ, अगर प्रधान अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ कोई दूरी है, क्या कहता है चिन्ह परिपाटी कि प्रधान अक्ष, ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है ना। प्रधान अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ अगर कोई दूरी है, लंबवत ऊपर की तरफ कोई दूरी है तो वह दूरी जो है उसको वो धनात्मक में ली जाती है। लेकिन लंबवत नीचे की तरफ अगर कोई दूरी हो गया तो वह दूरी ऋणात्मकता में ली जाती है, माइनस में ली जाती है। इसीलिए चिन्ह परिपाटी में प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, नीचे की तरफ है ना तीर, यानी नीचे की तरफ, इसलिए इसे नेगेटिव में लेते हैं। और बिंब माने वस्तु की जो ऊंचाई जो है ऊपर की तरफ होता है, इसलिए इसे पॉजिटिव में लेते हैं, A+ में होता है, A+ में होता है, ठीक है। तो ये जो आवर्धन क्षमता है, आवर्धन क्षमता का व्यंजक कोई पूछेगा कि क्या होता है तो अब बताएंगे M बराबर -V/U। माइनस क्यों होता है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में ऊपर की तरफ लंबवत जाने पर, दर्पण में प्रधान अक्ष के ऊपर की तरफ जाने पर धनात्मक लिया जाता है और नीचे की तरफ आने पर ऋणात्मक लिया जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। चिन्ह परिपाटी मैंने पहले आपको पढ़ा के रखा है, चिन्ह परिपाटी मैंने पहले पढ़ाया है, आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए इसका 3 नंबर पॉइंट और 4 नंबर पॉइंट देखिए। मूल बिंदु P के दाईं ओर का धनात्मक तथा बाईं, ये तो नहीं, 4 नंबर और 5 नंबर देखिए, 4-5। मुख्य अक्ष के ऊपर का मान धनात्मक होता है। जब भी ऊपर की तरफ का मान लिया जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, और मुख्य अक्ष के नीचे का मान ऋणात्मक होता है। मुख्य अक्ष के अगर नीचे जाएंगे, लंबवत जाएंगे, कोई भी लेंगे तो लंबा ही लेंगे, तो क्या होगा, ऋणात्मक माना जाता है। ये चिन्ह परिपाटी का नियम है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा दर्पण सूत्र। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।